continue with one more topic, and it is there for the 11th standard BO. It is about to search information from internet. तो इंटरनेट में से कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिससे कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सको। इसमें पहला स्टेप है selection of browser. So after being connected with internet, open any internet browser, for example Firefox or Internet Explorer. यानी Mozilla Firefox या Internet Explorer को ओपन करते हुए आप इंटरनेट का यूज करते हुए किसी चीज को इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। तो ये जो ब्राउजर होता है जैसे कि Mozilla Firefox, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनका यूज करते हुए आप इंटरनेट में किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द सर्च इंजिन। The home page search engine will be open as we write the name of the website of the search engine in the box in the browser window. And for example www.google.company.in। तो एक सर्च इंजन का आपको जब एक बार ब्राउज़र एक सिलेक्ट करने के बाद एक विंडो ओपन होता है ब्राउज़र का, और उसमें आपको उस वेबसाइट, उस सर्च इंजन का नाम टाइप करना है जिसके थ्रू आप किसी इंफॉर्मेशन को पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टाइप द नेम ऑफ द वेबसाइट of the search engine, that is www.google.company.in। तो आपको उस कंपनी का, जो गूगल कंपनी का है, उसका होम पेज ओपन होता है जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन के बारे में टाइप कर सकते हो। So you can do the selection of the search engine which can be utilized in order to get the information of your choice after selecting the browser. So the third step is related to enter required information in the search bar. So in the home page of the search bar of search engine, the required information is entered in the text box. For example, type information of your choice with regard to any matter. तो एक बार जो सर्च इंजन का होम पेज ओपन हो जाता है तो वहाँ पे उसके टेक्स्ट बार में आपको वो चीज़ टाइप करनी पड़ेगी जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हो। वो इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू लायन, बुक, मटेरियल और एनीथिंग एल्स। सो व्हेन द होम पेज ऑफ द सर्च बार इज ओपन, you have to enter the required information in the text box, या फिर सर्च बार में आपको उस चीज का टाइप करना पड़ेगा जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हो। तो थर्ड स्टेप होगा टू एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार, यानी कि सर्च बार में उस इंफॉर्मेशन को टाइप करना जिसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हो। Fourth step is to select the website. The list of websites showing information about your search will open as you click on search button. तो एक बार आपने उस सर्च बार में या फिर उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन टाइप कर दी, उसके बाद आपको सर्च का बटन क्लिक करना पड़ेगा। सर्च का बटन क्लिक करते ही आपको कई नंबर ऑफ वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जिसे आप ग्रैब करना चाहते हो। सो when you enter the information of your choice in the text box or in the search bar, after that the list of website will be opened with regard to or with respect to your search, and after that you can get the required information। एक बार जब आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप उसमें से किसी एक वेबसाइट को सिलेक्ट करते हुए उस चीज से रिलेटेड रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
So from the list of website, if you click on particular website, then you can see the information available on the website with respect to your search. तो जब लिस्ट ऑफ वेबसाइट अवेलेबल हो जाएंगे तो उसमें से आपको एक वेबसाइट सिलेक्ट करना है जिसमें उस इंफॉर्मेशन से, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने टाइप की है उससे रिलेटेड डेटा आपको मिलेंगे. सो पहला स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र. यानी ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो. वो मोज़िला फायरफॉक्स के फॉर्म में आपको कंप्यूटर में मिलता है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में. दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द सर्च इंजन. उसके बाद जब ये ब्राउज़र का विंडो जब ओपन होता है तो आपको उसमें उस सर्च इंजन को टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि www.google.com आप टाइप कर सकते हो. तो वो जो होम पेज होता है उस सर्च इंजन का वो उससे ओपन होगा. थर्ड स्टेप है टू टाइप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार. यानी कि जब होम पेज वो सर्च इंजन का ओपन हो जाए तो उसके सर्च बार पे आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में टाइप करना पड़ेगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. फोर्थ स्टेप टू सिलेक्ट द वेबसाइट. एक बार आपने उस इंफॉर्मेशन को सर्च बार पे टाइप कर दिया जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, उसके बाद सर्च बटन को क्लिक करना है जिसके थ्रू बाद आपको कई सारे लिस्ट ऑफ वेबसाइट उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएंगे. देन आफ्टर you can select the website of your choice and you can get the required information which you have already typed in the search bar. Okay everyone, today I am going to continue with a new point which is there in unit number 4, that is related to communication for the 11th BU. So today's our topic is about e-commerce and the scope of e-commerce. First of all, let us understand what is mean by e-commerce. So e-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadget and medium. तो e-commerce यानी कि एक ऐसा जरिया है, it is a kind of source in which the trading is being influenced by the way of electronic gadget or medium. तो यहाँ पे जो भी कमर्शियल एक्टिविटी ई कॉमर्स में होता है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होता है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होता है, इसलिए आप इसको ई कॉमर्स कहते हैं. यानी कि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग या कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कंडक्ट की जाती है, इसलिए आप इसे ई कॉमर्स कहते हो. Media like internet, computer network, email service, bank credit card, debit card are used for trading. तो ई कॉमर्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विस, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का यूज होता है. So that is something about the e-commerce in which the trading is being conducted with the help of electronic medium or the medium like internet, computer network, email service, bank credit card, debit card can be used for trading. Next thing is about field or scope of e-commerce. यानी कि इसमें कौन कौन से ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं, किन किन के बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल B2C, that is business to customer. So in this there is a seller at one end and customer at other end. The seller sells their product or service to customer with the help of internet through website. तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट जिसे आप B2C कहते हो, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के अरेंजमेंट में जो भी बिजनेस यूनिट होता है वो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करता है बाय द वे ऑफ वेबसाइट और बाय थ्रू इंटरनेट एंड बाय द वे ऑफ वेबसाइट which is
related to their business unit. For example, online shopping or online banking or transportation are example of this arrangement, that is B2C. तो B2C में बिजनेस यूनिट जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है कस्टमर के साथ बाय द वे ऑफ इंटरनेट, यानी कि वो अपने वेबसाइट के थ्रू कस्टमर से ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। और इसका कुछ उदाहरण है, ऑनलाइन शॉपिंग जो कस्टमर करता है किसी वेबसाइट के थ्रू, उसको आप इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग भी B2C का एक एग्जांपल ही है। दूसरा है B2B, that is business to business. In this both parties are professional or traders. तो B2B के अरेंजमेंट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो दोनों प्रोफेशनल होते हैं या फिर वो दोनों ट्रेडर्स हो सकते हैं। It establish e-relationship with supplier, distributors and other middlemen. तो यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है वो सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिडलमैन के बीच में होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट एस्टैब्लिशेस द ई रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर मिडलमैन, यानी कि इन ट्रांजैक्शंस में जो B2B का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं। The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list or management of payment etc. is increased with B2B. तो B2B के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके जरिए जो सप्लाई का मैनेजमेंट होता है, जो स्टॉक लिस्ट का मैनेजमेंट होता है या फिर जो पेमेंट का जो मैनेजमेंट रहता है बिजनेस में, उसे आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो by the way of this arrangement. C2C. Now the third field that is related to e-commerce is C2C. इसमें जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो दो कस्टमर्स के बीच में होती है। So trading activities of customer is directly connected with the other customer in this kind of arrangement. यानी कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो दो कस्टमर्स के बीच में होती है। The best example of this is auction site, e-auction, OLX, quicker.com. इसका जो उदाहरण है वो है OLX, quicker.com या फिर any other auction site, जिसे आप C2C कॉमर्स का एक बेस कह सकते हो। यानी कि C2C जो है उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो कस्टमर्स के बीच में होते हैं और इसका जो एग्जांपल है वो है ऑक्शन साइट, OLX या फिर quicker.com, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज C2B. So that is also one of the arrangement. In this kind of e-commerce, customers get large choice of products or service. इस तरह के अरेंजमेंट में कस्टमर को बहुत सारी चॉइस मिलती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। बिजनेस यूनिट डिसाइड टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें जो बिजनेस यूनिट इन्वॉल्व होता है वो किस तरह से सेल्स को कंडक्ट करना है और क्या प्राइस रहेगी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, रिड्यूस टाइम ऑफ नेगोशिएशन एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एज वेल एज बिजनेस यूनिट। इस तरह के अरेंजमेंट में जो टाइम जो नेगोशिएशन का होता है वो बचता है और इस तरह के अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है, यानी कि किसी भी तरह के चेंज को आसानी से इनिशिएट किया जा सकता है कस्टमर के लिए भी और बिजनेस यूनिट के लिए भी। सो these are some of the scope or area of e-commerce, that is B2C, which is taking place between business and customer. नेक्स्ट वन इज B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो प्रोफेशनल या ट्रेडर्स हो सकते हैं। और C2C यानी इसमें
इस तरह के ई कॉमर्स में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो दो कस्टमर्स के बीच में होती है. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग विद द फोर्थ पॉइंट, दैट इज C2B, and it is about it is the transaction that is taking place between the customer and business unit. So in this kind of e-commerce, customers are get large choice of products or service. तो इस तरह के ई-कॉमर्स में जो कस्टमर रहता है उनको कई सारी चॉइस मिलती हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड. दूसरा है बिजनेस यूनिट डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल्स एंड प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. इसमें जो बिजनेस यूनिट रहता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो अपने सर्विस या गुड्स की प्राइस डिसाइड करता है और वो किस तरह से सेल्स को कंडक्ट करना है उसके बारे में भी डिसीजन लेते हैं. they reduce the type of negotiation and increase flexibility. इस तरह के अरेंजमेंट में जो नेगोशिएशन का टाइम रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ पे बातचीत करने का जो टाइम होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो. और दूसरा है इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एज वेल एज बिजनेस यूनिट. यहाँ इस तरह के अरेंजमेंट में किसी भी तरह के चेंज को अगर इनिशिएट करना हो किसी कस्टमर या बिजनेस यूनिट के लिए तो उस चेंज को आसानी से आप इनिशिएट कर सकते हो. सो दिस आर सम ऑफ द field of e-commerce, means the area of e-commerce, that is B2C, which means business to customer. Next is B2B, that is business to business. C2C, that is the trading activity which is taking place between two customers. And C2B means customer to business, that is the field or scope of e-commerce. Okay everyone, let us continue with a new topic in fourth unit, that is related to requisite for successful implementation of e-commerce. यानी कि ई-कॉमर्स के सक्सेसफुल होने के पीछे कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है या फिर ई-कॉमर्स को सक्सेसफुल करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेबसाइट. For continuance of e-commerce, development, management and maintenance and upgradation of website is a must. Website is the address of firm at World Wide Web. यानी कि जो भी वेबसाइट रहता है जिससे कोई कंपनी या बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन करती है उसका डेवलपमेंट, उसका मैनेजमेंट और उसका अपग्रेडेशन जो होता है वो ज़रूरी होता है ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने में. वेबसाइट यानी कि वो पोर्टल या वो एड्रेस होता है किसी कंपनी या बिजनेस यूनिट का जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने कस्टमर्स से. सो पहला जो पॉइंट है वो है अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड this management of the website which is being used for the business. इसके अलावा इसके बगैर ई कॉमर्स जो है वो सक्सेसफुली आप प्रोसीड नहीं कर सकते. फिर दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी. द कंप्यूटर्स ऑफ द ट्रेडर्स और कस्टमर्स मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ परचेस और सेल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन ई कॉमर्स. तो परचेस और सेल्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए बिजनेस यूनिट और कस्टमर दोनों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो ई कॉमर्स में कंटिन्यू नहीं हो सकती. बिकॉज ई कॉमर्स इज प्रोसीडिंग बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ओनली. इस वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी कंप्यूटर में होना भी ज़रूरी होता है जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर से कनेक्ट हो सके. तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. In e-commerce, sometime it may happen that the buyers will feel insecurity of making payment before purchase, and the seller will also feel insecurity in providing goods before he receives money. तो ई कॉमर्स में ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो बायर होता है वो पेमेंट में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील करता है. उसे ऐसा लगता है कि वो जो पेमेंट कर रहा है उससे के रिटर्न में उसे गुड्स मिलेगा या नहीं. और इसके अलावा सेलर्स को भी कभी कभार इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी उससे पेमेंट वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी.
Credit card and debit card solve this problem. The payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after order of payment within 7 days. तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ये इस इनसिक्योरिटी को रिमूव किया जा सकता है। इन कार्ड्स के थ्रू इस तरह से पेमेंट किया जा सकता है कि आप 7 दिन के अंदर आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर आप 7 दिन के अंदर अपना पेमेंट रुकवा सकते हैं, जिससे कि किसी तरह से आपको ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा। सो इस कार्ड के थ्रू आप एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो जिससे कि आप अपना पेमेंट रोक सकते हैं विद इन 7 days आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। So these are some of the requisite for the successful implementation of e-commerce। यानी कि ई-कॉमर्स को अच्छी तरीके से प्रोसीड करना हो तो पहले वेबसाइट का अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ज़रूरी होता है उस वेबसाइट का जिससे के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। दूसरा है कंप्यूटर के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी होता है जिससे कि आप ट्रांजैक्शन ईजिली प्रोसीड करते हो। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है जिसमें आप जिसमें आप 7 दिन के अंदर चाहो तो पेमेंट जो है उसे आप बीच में से रोक सकते हो, बिकॉज सो दैट इट बिकम्स अ सिक्योर मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है जिससे कि आप सिक्योर वे से ट्रांजैक्शन कर सको। So these are the 3 points that are related to successful implementation of e-commerce. Okay, I am continuing with the last point of this unit, and it is about online transaction or the stages which are there in the online transaction. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसके बारे में आज थोड़ा हम समझेंगे। प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज। तो इस स्टेज में एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसीविंग आर इंक्लूडेड हियर, यानी कि बाइंग और सेलिंग से पहले एडवर्टाइजमेंट और जो इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है वो पहले रिसीव की जाती है। तो प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज में एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आर बीइंग रिसीव्ड, or you can say the advertisement is being done about the product and the information that are related to the product is being received at the pre-buying and selling stage. Next is condition of buying and selling. इस stage में this include price fixation and other related condition। तो इस stage पर price जो है किसी product की वो fix की जाती है और कुछ terms और condition जो sales के होते हैं वो decide किए जाते हैं। थर्ड स्टेज इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबव स्टेजेस। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो ये जो पहले 2 स्टेजेस है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जबकि जो तीसरा स्टेज है वो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी को इंक्लूड करता है, यानी कि यहाँ पे मनी और प्रोडक्ट दोनों का एक्सचेंज अराइज होता है इस स्टेज में, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। द प्रोसेस बिकम क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव इफ ट्रांजैक्शन इज डन थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो आसानी से किया जाता है और लेस एक्सपेंसिव वे से किया जा सकता है अगर जो ट्रांजैक्शन हो वो ऑनलाइन प्रोसीड हो रहा हो। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, this stage is related to the exchange of product and money, and this stage can become quick and easy if the transaction is being carried out online। फोर्थ स्टेज होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स टू साइन इन फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फॉर दिस कस्टमर नीड टू प्रोसीड provide personal details like name, address, phone number etc। तो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस यूनिट की जो वेबसाइट रहती है जिसका आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हो उसमें साइन इन करना।
और इसके लिए जो भी कस्टमर होते हैं उन्हें अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स बिजनेस उस वेबसाइट में प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो दे हैव टू प्रोवाइड सम ऑफ द पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, address, phone number, etc. in they have to type that details in the particular website which they want to use for the transaction. A password is provided for online transaction. तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में जब रजिस्ट्रेशन होता है तब आपको ऑनलाइन पासवर्ड भी दिया जाता है जिसका सिर्फ आप यूज कर सकते हो और कोई उसका यूज नहीं कर पाता. यानी कि जिस अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो उस अकाउंट को सिर्फ आप यूटिलाइज कर पाते हो और कोई उससे एक्सेस नहीं कर सकता. Place an order. We can select and put the product of our choice in shopping cart. तो यहाँ पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑर्डर प्लेस किया जाता है और जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट के यू कैन सिलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस इन द शॉपिंग कार्ट. आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं आप उसे एक शॉपिंग कार्ट में प्लेस कर सकते हो. शॉपिंग कार्ट मीन्स it is a list of products selected by the buyer while shopping online. शॉपिंग कार्ट ये का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट्स आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त उसे आप शॉपिंग कार्ट कह सकते हो. It contains the list of the products which are being selected by you while shopping online. Payment system. Payment can be made in different modes like cash on delivery, check, net banking transfer, debit card, digital cash, etc. in online shopping. तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप पेमेंट जो है वो अलग अलग मोड के जरिए कर सकते हो जैसे कि चेक, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश और दूसरा यस डिजिटल कैश या फिर नेट बैंकिंग ट्रांसफर के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो उस चीज के लिए जिसके वजह से आपने ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसीड की है. तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पेमेंट आप इन जरियों से कर सकते हो बाय द वे ऑफ कैश और बाय द वे ऑफ चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, डिजिटल कैश एक्सेट्रा.